जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन एयरफोर्स के रफाल आई में हो चुके हैं कुछ एडिशनल इन्हेंसमेंट्स। भारत में चीन की घुसपैठ है चीन की रणनीति का हिस्सा। भारत की स्पाई सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए पाकिस्तान चीन से लेगा एडवांस रेडार। भारत के संभावित मिसाइल टेस्ट से पहले 2 चाइनीज रिसर्च वेसल इंडियन ओशन रीजन में मौजूद। और रक्षा मंत्री का कहना था कि सुभाष चंद्र बोस थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो जैसे कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडियन एयरफोर्स का 36वां और फाइनल रफाल फाइटर 15 दिसंबर तक भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। और जैसे कि डिफेंस अपडेट में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल फाइटर्स की डील साइन हुई थी, तो उसमें से 35 रफाल फाइटर्स ऑलरेडी भारत को डिलीवर कर दिए गए थे और जो आखिरी 36वां फाइटर बचा था तो उसे फ्रांस में ही इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स को डेवलप करने के लिए रखा गया था। तो अब इससे जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट ये सामने आया जिसमें भारत के वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिफेंस वेबसाइट लाइफ फेज डिफेंस की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर्स में ओरिजिनली जिन इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स को लेकर सहमति बनी थी, तो ये जो इन्हेंसमेंट्स हैं ये तय किए गए सूची से भी आगे चले गए हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पहले इन रफाल फाइटर्स में जो इन्हेंसमेंट्स होने की बात की गई थी, तो अब उससे भी ज़्यादा इन्हेंसमेंट्स ऑलरेडी इसमें हो चुके हैं और इसमें से ज़्यादातर एडिशनल इन्हेंसमेंट्स एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं और जिसके तहत कम से कम 2 एडिशनल कस्टम सेंसर मोड्स और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को भी इंस्टॉल किया गया है। और लाइफ इज डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इन एडिशनल इन्हेंसमेंट्स के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई थी वो स्वीकार इसलिए कर ली गई क्योंकि ये बड़े आराम से फाइटर में चल रही टेस्टिंग में शामिल हो गई थी और इसका असर कॉस्ट या इसकी डिलीवरी पर नहीं पड़ रहा था। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जो एडिशनल इन्हेंसमेंट्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा रफाल फाइटर्स को 2020 के मध्य तक लद्दाख सेक्टर में इस्तेमाल करने के बाद रिक्वेस्ट किए गए होंगे। बाकी लाइफ के साथ बात करते हुए रफाल प्रोग्राम से जुड़े इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि रफाल फाइटर अब इंडियन सर्विस में पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुके हैं और इन्हेंसमेंट के अंतिम रेट्रोफिट में हम कुछ बदलाव चाहते थे और हम ये बदलाव बिना किसी देरी की लागू करना चाहते थे। और इंडियन एयरफोर्स की इस रिक्वेस्ट पर भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप बेहद ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई है क्योंकि इन इन्हेंसमेंट्स के लिए इंडियन एयरफोर्स की रिक्वेस्ट बहुत तेजी से स्वीकार कर ली गई थी और इसलिए रफाल आई फाइटर जेट का और भी इन्हेंस्ड वर्जन होगा जिसे हमने अंतिम रूप दिया है। और जहाँ तक यहाँ पे रफाल आई का मतलब है वही 36वां रफाल फाइटर जो कि फ्रांस में फिलहाल अभी मौजूद है। बाकी लाइफ इज डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक जो रफाल फाइटर्स भारत पहुंच चुके हैं तो उनको भी इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ अपडेट करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है जो कि 2023 तक जारी रहेगी। बाकी पूरी रिपोर्ट आप लाइफ इज डिफेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, नीदरलैंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेफ्ट और नीदरलैंड्स डिफेंस एकेडमी, तो उनकी तरफ से भारत में चीन द्वारा किए जाने वाली सीमा घुसपैठ पर एक स्टडी की गई और इस स्टडी के मुताबिक चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख जो कि अक्साई चीन के नाम से ज़्यादा मशहूर है, तो इस क्षेत्र में चीन द्वारा उल्लंघन करना तो ये कोई रैंडम या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है बल्कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज पर परमानेंट कंट्रोल हासिल करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार की गई चीन की विस्तारवादी रणनीति का हिस्सा है। यानी कहने का मतलब ये कि भारत में चीन की घुसपैठ स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड है। और इस स्टडी में ये भी कहा गया कि इस कॉन्फ्लिक्ट को 2 इंडिपेंडेंट कॉन्फ्लिक्ट में डिवाइड किया जा सकता है जो कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के विवादित क्षेत्रों के आसपास केंद्रित है। और गेम थ्योरी के इनसाइट्स के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वेस्ट में चीन की घुसपैठ रणनीतिक रूप से तैयार की गई योजना का हिस्सा है और चीन का फाइनल गोल है परमानेंट कंट्रोल हासिल करना या फिर कम से कम विवादित क्षेत्रों के स्टेटस क्यू को क्लियर करना। और ये जो स्टडी की गई है ये पिछले 15 सालों के आंकड़े के आधार पर है और इस स्टडी को करने के लिए टीम ने घुसपैठ को भारत के क्षेत्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्य इलाकों में सीमा के आसपास चीनी सैनिकों की पैदल या फिर वाहनों से किसी तरह की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया है और उन्होंने मैप पर 13 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर बार बार घुसपैठ होती है। और रिसर्चर्स ने ऑन एन एवरेज हर साल कम से कम 7 से 8 बार घुसपैठ की घटनाएं देखी हैं। हालांकि भारत सरकार का आंकलन इससे और अधिक है और रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि घुसपैठ के जो ये आंकड़े हैं ये आमतौर पर बढ़ते जा रहे हैं। और बाकी चीन से जुड़ा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि चीन की एक और रिसर्च वेसल इंडियन ओशन रीजन में एंटर हुई है। यानी कि अभी वर्तमान समय में चीन की 2 रिसर्च वेसल अब इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट कर रही है। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारत ने 16 से 18 नवंबर तक बे ऑफ बंगाल पर एरिया वार्निंग जारी करी है जिसमें संभावित रूप से भारत अपनी किसी मिसाइल को टेस्ट करेगा। और अब एक और एरिया वार्निंग जारी की गई 23 से 24 नवंबर तक के लिए और ये भी बे ऑफ बंगाल पर है। आज दिल्ली में आयोजित चाणक्य डायलॉग इवेंट के दौरान इंडियन आर्मी चीफ ने पूर्वी लद्दाख की सिचुएशन पर बात करते हुए ये कहा कि पूर्वी लद्दाख की सिचुएशन स्टेबल है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है। बाकी उनका यह भी कहना था कि वे 17 कोर कमांडर्स लेवल की बातचीत के लिए भी डेट देख रहे हैं। और जबकि इसी इवेंट के दौरान एमओडी के प्रिंसिपल एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल वीजे खंडारे द्वारा बताया गया है कि भारत और रशिया का जो AK-203 वाला जॉइंट वेंचर है वो अपनी ट्रैक पर है। और इस दौरान उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो डील है
ये दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज शुक्रवार को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का कहना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अविभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि देश को आज़ादी मिलने के बाद उनके योगदान को नज़रअंदाज कर दिया गया। रक्षा मंत्री के मुताबिक आज़ाद हिंद सरकार, जो अखंड भारत की पहली स्वदेशी सरकार थी, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी और 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। रक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अधिकांश भारतीय एक प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर और भारत की आज़ादी के लिए अनेक कष्ट सहने वाले क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं, मगर बहुत ही कम लोग हैं जो उन्हें अखंड विभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। बाकी एक अपडेट स्पेस सेक्टर से भी सामने आया है और वो ये है कि भारत की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस अपने पहले रॉकेट विक्रम एस को 15 नवंबर को लॉन्च करेगी और ये लॉन्च सुबह 11:30 बजे के लिए शेड्यूल किया गया है और विक्रम एस लॉन्च होने वाला भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट भी होगा। कल जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान जो हमारे फोर्सेस ने सुअरों के संगठन जैश के एक सुअर को सफलतापूर्वक होरिफाइड किया था, जिसका नाम कामरान भाई था, तो वो सुअर पाकिस्तान से था। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि कल इसे जिस जगह पर ढेर किया गया था, तो वहीं मदरसा में इसने 2 टीनेज लड़कों को एक पिलर से बांध के रखा था, जिन्हें बाद में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेस्क्यू किया। ये जो आतंकी था, इन दोनों लड़कों को एनकाउंटर के दौरान एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा से सुअरों के संगठन लश्कर के 4 और एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक आईईडी प्लांट करने की योजना बना रहे थे और इनके पास से एक्सप्लोजिव सब्सटेंस भी रिकवर किए गए हैं। और शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा है कि एसोसिएट्स पीओके में रहने वाले लश्कर के कमांडर बाबर के साथ टच में थे। बाकी आतंकियों से याद आया, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो पाकिस्तान है वो चाइना से SLC-18 स्पेस सर्विलियंस एक्टिव फेज्ड एरे रडार को खरीदने की योजना बना रहा है और इस रडार को लेकर चीन ये दावा करता है कि ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद मल्टीपल सैटेलाइट्स को भी किसी भी सिचुएशन में डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम है। और चीन के मुताबिक इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक बहुत ही चीप प्राइस के साथ आती है और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ये रडार खास तौर पर भारत की स्पाई सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के उद्देश्य के साथ खरीदना चाहता है। और बाकी इस बात की संभावना ज़्यादा है कि चीन की ये रडार उन रडार्स की तरह ही होगी जो एक्सीडेंटली फायर हुई भारत की मिसाइल को ट्रैक भी नहीं कर पाई थी। लेकिन पाकिस्तान इन सैटेलाइट्स को ट्रैक करके करेगा क्या, ये एक अच्छा सवाल हो सकता है। और अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान के पास पैसे हैं क्या रडार खरीदने के लिए, तो हमें लगता है कि चीन से कुछ खरीदने के लिए पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही अपने आप को चीन को बेच चुका है। रॉयटर्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज शुक्रवार को यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन का ये कहना था कि अमेरिका इस बात से खुश है कि भारत जितना चाहे उतना रशिया से तेल खरीद सकता है और वे चाहें तो G7 द्वारा लगाए गए प्राइस कैप सिस्टम से ऊपर की कीमतों पर भी तेल खरीदें। और येलन का यह कहना था कि रशियन ऑयल सस्ते दामों पर बिक रहा है और हम खुश हैं कि भारत को एक बेहतर सौदा मिल गया है और भारत और निजी भारतीय तेल कंपनियां किसी भी कीमत पर तेल खरीद सकती हैं जब तक वे इन पश्चिमी सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं और अन्य सेवाएं नहीं ढूंढ लेते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप इसे पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर यूएस भारत को अभी भी कोई छूट नहीं दे रहा है और देखा जाए तो यूएस इनडायरेक्टली भारत को थ्रेट ही कर रहा है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि G20 समिट से पहले आज शुक्रवार को यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से कहा गया है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने के लिए बेहद ही ज़्यादा तत्पर है। बाकी आज शुक्रवार को भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का ये भी कहना था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई मेजर इकोनॉमीज में से एक है और अगले 10 से 15 सालों के अंदर भारत टॉप 3 इकोनॉमिक पावर्स में काउंट होगा। बाकी आज जोधपुर में आयोजित भारत और फ्रांस की एयरफोर्स की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ के 7वें एडिशन का भी समापन हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी द्वारा 11 नवंबर को एक ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम था प्रस्थान, तो इसे भी आयोजित किया गया था और इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स भी शामिल हुई थी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में देश के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक एंटनी सेबेस्टियन केएम ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए गनर रंजीत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित गरुड़ एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।